नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और खास खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों की सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन। बस्तर पंजुम कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर के लोगों से करेंगे संवाद। आज से दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य। गरीबों को प्राथमिकता। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। रेलवे के ट्रैक नेटवर्क के विस्तार के लिए 18,658 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी। 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मिली हरी झंडी। और आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि की धूम के बीच रामनवमी की तैयारियां भी जारी। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान भारतीय शांति रक्षा सेना के सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक का दौरा करेंगे और भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी 2015 में भी यहां का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले श्रीलंका के कोलंबो पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत के लिए श्रीलंका सरकार के 6 शीर्ष मंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो में भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए उनके होटल के बाहर भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। कई लोग पीएम से मिलकर भावुक होते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए सभी का आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोलंबो में बारिश के बावजूद भारतीय समुदाय द्वारा शानदार स्वागत के लिए आभारी हूं। वहीं पीएम ने वहां रामायण पर आधारित प्रस्तुति का भी अवलोकन किया। पीएम ने नलिन कंवारी और अनुराग कठपुतली सोसाइटी की टीम को उनकी प्रस्तुति के लिए बधाई दी। इसके साथ ही पीएम ने स्वागत के दौरान महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, श्री श्री माधवदेव के विचारों, संगीत की पुस्तकों, भारतीय कहानियों और पाली में अनुवादित गीत गोविंद को भी देखा। उन्होंने कहा, ये सांस्कृतिक बंधन सतत पनपता रहे। पीएम की श्रीलंका यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार तथा विकास परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। This visit too will focus on promoting investments and deepening connectivity, physical connectivity, digital connectivity, energy connectivity, and in various other domains.
भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। सामरिक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भी साझेदारी मजबूत हुई है। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और मित्रता को भी और गहरा किया है। भारत श्रीलंका संबंधों की अगर बात करें तो भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2023-24 में वस्त्र व्यापार 5.54 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। भारत का निर्यात 4.11 अरब अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका का निर्यात 1.42 अरब अमेरिकी डॉलर है। दोनों देशों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर बातचीत की है। ECTA की नवीनतम और 14वीं चर्चा जुलाई 2024 में हुई। भारत श्रीलंका में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा योगदान करता है। 2023 तक भारत ने श्रीलंका में कुल 2.25 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत ने श्रीलंका में कई संपर्क परियोजनाओं को भी लागू किया। 2022 में चेन्नई और जाफना के बीच हवाई संपर्क की फिर से शुरुआत की गई। नागपट्टिनम तमिलनाडु और कंक संतुराई श्रीलंका के बीच फेरी सेवाएं शुरू की गईं। UPI आधारित भुगतान प्रणाली भी दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत और श्रीलंका के बीच इस बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा संबंध। सुरक्षा और रक्षा सहयोग। भारत ने श्रीलंका को कई रक्षा उपकरण और प्रशिक्षण दिए हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के बीच नियमित संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी, जो दोनों देशों के लिए एक समृद्ध भविष्य की संभावना को उजागर करती है। लोगों में उत्साह है उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, और तमाम तरीके की जो पार्टनरशिप की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा अब तक का दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं, उस पर भी चर्चा होगी, उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर श्रीलंका में काफ़ी उत्साह का माहौल है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रीमा पाराशर, कोलंबो, DD न्यूज़ के लिए। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफ़ी उत्साह श्रीलंका की अगर बात की जाए, हमने देखा कोलंबो पहुंचने पर किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। और दोनों देशों के बीच यानी भारत और श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत संबंध हैं। और इस यात्रा के बाद यही माना जा रहा है कि जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, यानी और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक तौर पर अगर देखा जाए, खासतौर से आर्थिक विकास के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण, और श्रीलंका जो कि सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, इसके साथ साथ यहाँ अगर देखा जाए सांस्कृतिक विरासत का जो अगर देखने को मिलता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन ये जो यात्रा है ये और कितनी कुछ खास रहेगी, इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारी वरिष्ठ सहयोगी रीमा पाराशर कोलंबो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हमने देखा, उत्साह भी वहाँ पर लगातार नजर आ रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहेगा? देखिए, कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री यहाँ इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जो कि एक वरिष्ठ सम्मान होता है किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी श्रीलंका आते हैं, ये उनकी चौथी यात्रा है। और कितना अहम ये दौरा है, क्योंकि आपने बात कही तो जाहिर तौर पर किसी भी देश के लिए अपना सहयोगी और पड़ोसी सबसे अहम वही माना जाता है जो मुश्किल की घड़ी में उसका साथ दे। और भारत हमेशा जब भी श्रीलंका को, चाहे वो आर्थिक संकट का दौर रहा हो, जब श्रीलंका बहुत ज़्यादा जूझ रहा था अपने हालात को लेकर, अर्थव्यवस्था उसकी डोल रही थी, उस वक्त भी भारत अच्छे पड़ोसी के नाते उनके साथ खड़ा हुआ था। और उसके बाद कोविड के समय में जो भारत ने वैक्सीन से लेकर तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की श्रीलंका को, एक अलग तरीके का सम्मान, अलग तरीके का प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए, श्रीलंका के मन में। और आज का अगर हम शेड्यूल की बात करें तो गार्ड ऑफ ऑनर्स के बाद
मुलाकात होगी राष्ट्रपति दिसानायके के साथ और कई सारे अहम समझौते हैं, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र की बात हो, डिजिटल क्षेत्र में बात हो या फिर कि एक रक्षा समझौता जो होने की बात की जा रही है। इन तीनों पर सबकी निगाहें लगी है, तो कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। ये तमाम जो शेड्यूल है आज का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। जी बिल्कुल रीमा, और ना सिर्फ श्रीलंका के साथ, फिर चाहे हम सांस्कृतिक रिश्तों की बात करें, आर्थिक रिश्तों की बात की जाए, जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके अलावा और क्या कुछ ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि और भी ज़्यादा जो समझौते हैं वो हो सकते हैं? देखिए, श्रीलंका को भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और दोनों के रिश्तों की अगर हम बात करें कितना मजबूत है ये रिश्ता, वो अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ पिछले साल, उसके बाद सबसे पहला जो देश था जहाँ पर कि राष्ट्रपति दिसानायके ने राष्ट्रपति बनने के बाद दौरा किया वो भारत था। और भारत में मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ कभी नहीं होने देंगे। तो दोनों देशों के जो संबंध हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं ये उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीलंका आए हैं। सत्ता परिवर्तन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद पहले कोई हेड ऑफ स्टेट हैं जो कि श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ किस तरह से पड़ोसी प्रथम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की नीति है उसके तहत काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें किन किन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, चाहे वो ऊर्जा हो, क्योंकि एक दौर वो भी था जब श्रीलंका सबसे ज्यादा बिजली संकट, ऊर्जा संकट से गुजर रहा था, भारत पर उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आज भी जो समझौते हैं उन पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से क्योंकि जब हम समुद्री सीमाओं को देखते हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इससे पहले भी हमने कई बार देखा है जो अलग अलग मछुआरे हैं जो दूसरी सीमा में पहुंच जाते हैं, उनकी रिहाई को लेकर भी बातें जो हैं वो लगातार उठती रही हैं। और दोनों देशों जो हैं कैसे आपसी संबंधों के तहत कोशिश यही करते हैं कि शांतिपूर्वक जो भी कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन अब ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे लगातार भारत की भूमिका विश्व में बढ़ती जा रही है। फिर इसमें अगर हम खासतौर से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां भी उम्मीद जताई जा रही है कि और भी ज़्यादा जो अवसर हैं वो शायद इस यात्रा के बाद निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए दो इसमें भी अहम बातें हैं मुकुल, और इसमें एक तो डिजिटल इंडिया जो भारत का ने इतना ज़्यादा उसमें प्रगति की है उसको अंगीकार किया है श्रीलंका ने। और दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट, हमने देखा कि यहाँ पर जहाँ भी हम कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह से आप स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो सुविधा है ये सब कॉपी की गई भारत से और उससे हेल्प ली गई श्रीलंका की तरफ से। और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर और क्या आगे श्रीलंका में हो सकता है, वो तमाम समझौते भी आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से व्यापारिक स्तर पर अगर देखा जाए तो उम्मीद यही कि दोनों देशों को काफ़ी लाभ जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। और जब हम निर्यात की बात करते हैं तो ख़ासतौर से वस्त्र निर्यात जो है वो बड़े पैमाने पर नज़र आता है। ऐसे में और भी संभावना है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो श्रीलंका है बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भारत को देखता है, बड़ी उम्मीदें उसको लगातार रहती हैं। और वो इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर देखा जाए तो भारत लगातार सबसे आगे नज़र आता है। बिल्कुल, भारत सबसे ज़्यादा आगे नज़र आता है और कल इसका एक अंदाज़ा भी लग गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका आए और कोलंबो में उन्होंने लैंड किया। बेतहाशा तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन उसके बावजूद 6 वरिष्ठ मंत्री जो कि सरकार में हैं वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने गए। भारतीय समुदाय के और श्रीलंका के आवाम में भी इस हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सम्मान और प्यार दिखाई दिया कि बारिश में भी वो खड़े हुए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है अपने पड़ोसियों के साथ, और खासकर पड़ोसी पहले, और पड़ोसी पहले में भी श्रीलंका पहले, ये नारा कहें या ये वादा कहें, ये भी प्रधानमंत्री ने अपने जब भी कभी वो श्रीलंका में मिले हैं या दिल्ली में जब मुलाकात हुई है श्रीलंका के राष्ट्रपति से, उन्होंने कहा कि पड़ोसी का जो हक है वो पहला है रिसोर्सेज पर, और उसमें भी श्रीलंका हमारा सबसे ज्यादा 2500 साल पुराना दोस्त है, सहयोगी है, देश है। उसके साथ में हमारे जो रिश्ते हैं वो
और भी ज़्यादा सारे देशों से पहले आते हैं। तो ये जो जिस तरह की एक संकेत है और जिस तरह का संदेश देने की भी इससे पहले कोशिश की गई है, उसी से अंदाज़ा लग सकता है कि किस हद तक दोनों देशों के बीच आज भी जो कई समझौते होने वाले हैं उस पर, क्योंकि कल हमने देखा कि जब जितने भी अखबार थे उन सब ने फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पूरी तरह से ऐड भी दिए और लेख भी लिखे गए। तो कुल मिलाकर इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ जिस तरह हमने कहा कि सम्मान और प्यार एक अलग तरीके का है। जी, और इसके साथ साथ अगर कल की हम बात करें तो प्रधानमंत्री का महाबोधि मंदिर का भी शायद कार्यक्रम रहेगा और उसके साथ साथ जो भारत की सहायता से निर्मित परियोजनाएं हैं कुछ उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल सुबह प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो कई समझौते होने हैं सबसे पहले उस पर निगाह है, क्योंकि जो रक्षा समझौते जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है, विदेश सचिव ने भी जिसके बारे में जब श्रीलंका दौरे के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया, सबकी निगाहें अभी ये लगी हैं कि अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा ये रक्षा समझौता है जो होने वाला है दोनों देशों के बीच। तो आज का दिन इन समझौतों के नाम रहेगा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज रात को बैंक्वेट भी रखा गया है, उसमें भी तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, तो बेहद ही खास रहने वाला है आज के दिन की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ कल भी बेहद खास यात्रा। फिलहाल लगातार अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी बता रही थी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपनी श्रीलंका यात्रा पर हैं और किस वजह से जो यात्रा है और ज़्यादा खास होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपनी श्रीलंका यात्रा से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 21 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बिम्स्टेक को सामूहिक रूप से सक्रिय करने और नेतृत्व की भूमिका में आने वाले युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उम्मीद जताई कि सांस्कृतिक संबंध बिम्स्टेक देशों को और करीब लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक समूह को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के यूपीआई को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और क्षेत्र के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार करने का भी प्रस्ताव रखा। Prime Minister, together with other leaders from the region, attended the 6th BIMSTEC summit. He called upon the leaders to look to contribute towards expanding the agenda and the capacity of BIMSTEC for the progress and prosperity of the people of the region. He announced a 21-point action plan to add new vibrancy and vigor to BIMSTEC. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप में म्यांमार और थाईलैंड में हुई जान माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आपदा के प्रबंधन के लिए भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। The Prime Minister offered condolences at the loss of life and the damage
caused by the recent earthquake in Myanmar. The two sides exchanged views on India's ongoing efforts under Operation Brahma to provide humanitarian aid, disaster relief, and medical assistance to Myanmar. Prime Minister conveyed to the Senior General that as the first responder, India stands with Myanmar in this hour of need and is ready to deploy more material assistance as might be needed. बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के लिए साझा प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले सेतु के रूप में काम करता है। ये क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि के नए रास्ते खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बिम्स्टेक समूह के दायरे और क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह मंत्रियों के तंत्र को संस्थागत बनाने का स्वागत किया और भारत में पहली बैठक आयोजित करने की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये मंच साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा खतरों, आतंकवाद और नशीली दवाओं के साथ मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में उन्होंने इस वर्ष इसकी पहली बैठक भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि मुक्त, खुला, संरक्षित और सुरक्षित हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये व्यापारिक, नौवाहन और माल परिवहन में सहयोग को मजबूत करेगा और व्यापार को गति देगा। उन्होंने भारत में एक सतत समुद्री परिवहन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। एकजुटता, समानता और सहयोग की भावना के साथ संपन्न हुआ छठा बिम्स्टेक सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री ने समावेशिता का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य बिम्स्टेक देशों के सामने रखा। और ये बिम्स्टेक जो देश हैं जिन्होंने बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, ये आने वाले समय में सामरिक, आर्थिक, रणनीतिक, युगांतकारी और क्रांतिकारी अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन सेंट्रल के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, थाईलैंड, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकातें भी की। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के नेताओं के साथ बैठकें रचनात्मक रहीं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ बैठकें भी हुईं। म्यांमार के प्रधानमंत्री और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग से मुलाकात में पीएम ने हाल में म्यांमार में आए भूकंप से हुई जानमाल की तबाही पर संवेदना व्यक्त की। म्यांमार के नेता ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत से मिल रही सहायता पर आभार जताया। कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास के साथ साथ पीएम ने लोकतंत्र की जल्द बहाली का मुद्दा भी उठाया। Prime Minister also underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar, including through credible and inclusive elections. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचने का आग्रह किया। सीमा सुरक्षा और स्थिरता के लिए पीएम ने सीमा पर कानून के सख्ती से पालन और अवैध सीमा पार करने की रोकथाम पर जोर दिया। Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में दोनों नेताओं ने भौतिक एवं डिजिटल संपर्क बढ़ाने, लोगों के बीच संपर्क तथा ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बहुआयामी साझेदारी को और अधिक गहरा बनाने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग टोब्गे से भी बातचीत की।
दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ पीएम की ये मुलाकातें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दौरे पर रहेंगे। अमित शाह रायपुर में नक्सल प्रभावित जिलों के विभागीय सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही अमित शाह बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री बस्तर पंडुम 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बस्तर के लोगों से संवाद करेंगे। जनजातीय कला एवं संस्कृति के धरोहर को पुनर्जीवित कर इसे देश और विदेश में अमिट पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह का सरपंचों, जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों से भोजन पर मिलने का भी कार्यक्रम है। और दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और खासतौर से लगातार जब हम बात करते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त बनाना है, इसके लिए जो अभी तक प्रयास किए गए हैं उसकी समीक्षा बैठक भी जाहिर तौर पर की जाएगी। क्या कुछ खास रहेगा आज? मुकुल, आपको बताऊं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और देर रात गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और आज वह कुछ देर में जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है बस्तर का दंतेवाड़ा, यहां पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले मां दंतेश्वरी माता के मंदिर पहुंचेंगे, यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। फिर उसके बाद जो बस्तर पंडुम बस्तर त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर 7 विधियों से परिपूर्ण है, जहां पर आदिवासियों की नृत्य कला संस्कृति, उनके रहन सहन, तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, उसका आज समापन भी है, तो जिसमें बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद जो नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है बस्तर में, नक्सल विरोधी अभियान में जिस तरह से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है, वो जो नक्सलियों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नक्सली थे जिनका इनकाउंटर हो रहा है, उनके कमांडो से भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो वापस राजधानी रायपुर लौट जाएंगे, जहाँ पर वह जो छत्तीसगढ़ में जो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं और दूसरे राज्यों के जो आए हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था जब बस्तर दौरे पर आए हुए थे कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और करीबन उसी के तहत बस्तर के कोर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान घुसकर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। करीबन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, इसके बाद 1 साल का समय बचा हुआ है, जिसे लेकर ये समीक्षा बैठक भी होगी एक रणनीति के तहत कि किस तरह से नक्सलवाद को खत्म करना है, और 1 साल का समय बचा हुआ है नक्सलवाद को लेकर। तो ये तमाम विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम है, तमाम यहाँ पर उनके साथ वरिष्ठ पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे समीक्षा बैठक में। और जिस तरह से एक बात स्पष्ट है, मैं अभी जो दंतेवाड़ा का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है दंतेवाड़ा भी, मैं यहाँ पर हूँ और कहीं ना कहीं बस्तर में अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और अमित शाह के कहने के बाद भी जो सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के घोर इलाके में घुसकर उनका इनकाउंटर करें, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। जी मुकुल। बिल्कुल सोमेश, और कई विकासात्मक जो पहल हैं वो लगातार की गई हैं, इस तरह की नीतियां बनाई गई हैं और खासतौर से ना सिर्फ अगर बात की जाए जो नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि अब नए अवसर जो हैं उनके लिए हैं, नई योजनाएं उनके लिए हैं, जिसके चलते भी काफी सफलता मिली है। मुकुल, आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम के बाद कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है। बस्तर में लगातार जो कोर इलाके हैं जहाँ पर सुकमा बीजापुर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बस्तर में एक और तस्वीर दिख रही है कि बस्तर में विकास की, बस्तर में सड़क बन रहे हैं, बस्तर में पुल पुलिया बन रहे हैं, बस्तर में स्कूल बन रहे हैं, बस्तर में इंटरनेट से लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अंतिम जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो हिडमा का इलाका था पूर्ववर्ती गांव, वहां भी अब कैंप खुल चुका है। गृह मंत्री अमित शाह इस इलाके में भी इन्होंने दौरा किया था और जिसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा, जिसकी चर्चा बस्तर में सबसे पहले होती है, नक्सलिज्म की अगर बात होती है तो हिडमा का नाम सबसे पहला
होता है। तो पूर्ववर्ती गांव में भी स्कूल खुल रहे हैं, सड़क बन रहे हैं और विकास कार्य हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर में भी जो विकास की बयार है, बस्तर की खूबसूरती एक तरफ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से बस्तर पंडुम, जो बस्तर में एक त्योहार मनाया जाएगा 7 विधियों को लेकर, जिसमें बस्तर की आदिवासी संस्कृति, उनके खान पान, रहन सहन संजोने का जो प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं बस्तर की तस्वीर देश विदेश में भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बस्तर में एक विकास की तस्वीर भी अब देखने को मिल रही है। जी मुकुल। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विकास की एक नई तस्वीर जो है वो छत्तीसगढ़ में अब नज़र आ रही है, और कैसे जल्द से जल्द जो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त हो सकता है, इसके लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। और इसी के तहत एक समीक्षा बैठक में आज गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता सोमेश बता रहे थे क्या कुछ खास रहेगा। गृह मंत्री जो कि छत्तीसगढ़ में हैं, बस्तर पहुंचेंगे, समीक्षा बैठक वो करेंगे, साथ ही सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। और क्या कुछ खास रहेगा लगातार आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना आज से दिल्ली में लागू हो जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता होगा। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य होगा। आइए देखते हैं और जानकारी इस खास रिपोर्ट में। अप्रैल का महीना दिल्ली वालों के लिए ढेरों खुशियां लाने वाला है। जिस आयुष्मान कार्ड का दिल्ली के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वो खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 5 अप्रैल को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का समझौता होगा। इसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में लाभार्थियों को 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 5 लाख का टॉपअप भी यानी 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड मिलेगा और वो भी योजना के दायरे में आएंगे। देर से ही सही, लेकिन दिल्ली में लॉन्च होने के बाद आयुष्मान योजना का फायदा दिल्ली वालों को जमकर मिलने वाला है। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य होगा। दिल्ली चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली में सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। अब वो वादा पूरा हो रहा है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को कार्ड बनाने सहित सभी तकनीकी बातों की ट्रेनिंग दी गई है। अभी दिल्ली में करीब 7 लाख परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे। दिल्ली में 6 लाख लोग 70 साल से ऊपर के हैं, वो भी आयुष्मान भारत के दायरे में आएंगे। दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की लिस्ट को भी अपडेट कर रही है। दिल्ली में अभी 67 अस्पताल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का इलाज करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ सकती है।
आयुष्मान भारत योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। पूरे देश की बात करें तो आयुष्मान योजना से देश के 30,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देश भर में 37 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का कार्ड बन गया है। करीब 8 करोड़ लाभार्थियों ने इलाज से फायदा उठाया है और गरीब लोगों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। खास बात यह है कि पोर्टेबिलिटी के कारण देश के दूसरे राज्य के लाभार्थी भी आयुष्मान कार्ड से दिल्ली में इलाज करा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीबों को गरीबी से उबारने में अहम भूमिका निभा रही है। ये योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शुरू हो रही 150वें अंतर संसदीय संघ की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही विषय पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। भारतीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सांसद प्रभारी मेहताब, अनुराग सिंह ठाकुर, डॉक्टर संस्मित पात्रा, अशोक कुमार मित्तल, किरण चौधरी और लता वानखेड़े शामिल हैं। भारतीय संसदीय दल के सदस्य संचालन परिषद, कार्यकारी समिति, स्थायी समिति सहित अंतर संसदीय संघ की कई बैठकों में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान ओम बिरला उज्बेकिस्तान में भारतीय समुदाय के लोगों और भारतीय विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से दिल्ली की आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी नेता और समूह के सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय ने हमारी परंपरा हमारी विरासत नामक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया। झारखंड के 560 से अधिक आदिवासी नेता और समूहों के सामुदायिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि मोदी सरकार जनजातीय क्षेत्र और समुदाय के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो कार्यक्रम पंचायत राज भारत सरकार के पंचायती राज विभाग और झारखंड के पंचायती राज विभाग के संयुक्त सौजन्य से आज दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम यहाँ हुआ है, जिसमें झारखंड के जनजाति भाई बहन को बुलाया गया है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा करके हम उनकी विरासत को, परंपराओं को, रीति को, नीति को, उनकी लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, उसको अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर पारंपरिक संथाली नृत्य और मुंडा जनजातीय कहानी पाठ के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी सोच है और हम लोग सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि इतना सुंदर, इतना सुनियोजित ढंग से जो पेश किए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लगा। इसमें हम लोग अपने जितने भी हमारे जो हमारी परंपरा हमारी विरासत से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, इनसे हम लोग मिले और मिल के हमारी परंपरा हमारी विरासत को जो मोदी जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे आदिवासी की बात हमारे मोदी सर कर रहे हैं, हमें अच्छी लगती भी है और उनका बहुत सारा पहल भी है कि हम लोग को आगे ले जाने के लिए। मोदी सरकार का भी जो पहल है तो हम लोग को सही पटरी पर लाने का कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि आदिवासियों की संस्कृति और समृद्ध परंपरा को समर्पित यह कार्यक्रम उन्हें एक सार्थक मंच प्रदान कर रहा है, जो कि केंद्र सरकार की आदिवासियों के सशक्तिकरण के मंत्र को साकार करते नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और आइए बात करते हैं नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस खास मौके पर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्त बहुत उत्साहित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। नवरात्र में मां वैष्णो देवी भवन परिसर की भव्य सजावट श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जगह जगह बने स्वागत द्वार देख श्रद्धालु फूले नहीं समा रहे। इन अलौकिक दृश्यों को लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर धीरे धीरे मां वैष्णो देवी की गुफा की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी। लोग जय माता दी के उद्घोष के साथ मां के दर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु अयोध्या के पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति भजन और मंत्रोच्चार से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हरिद्वार का चंडी देवी मंदिर भी जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों ने देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और अपने परिवार की कुशलता की कामना की। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु प्रयागराज के अलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में भी लगातार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। माता का दर्शन करने आए हैं। आज अष्टमी का दिन है। माता अलोप शंकरी में दर्शन करने आए हैं। सब मनोकामना माँ पूरी करे। माता जल्दी का दर्शन करने आए हुए हैं। माता जी से अपने परिवार के लिए अच्छी मनोकामना की आशीष मांगने आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं आज नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी मां से प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। बलरामपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में उन्होंने मां के दर्शन किए, इसके साथ साथ पूजा अर्चना की। और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि समस्त देशवासियों को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति और भक्ति के इस पावन दिन पर माता रानी से सभी के कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी। आज नवरात्र का 8वां दिन है। महाअष्टमी आज और भारतीय संस्कृति में नवरात्र के 8वें दिन का क्या कुछ महत्व है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा। सनातन संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक नवरात्र पर्व, जो पूरे देश में श्रद्धा, उत्साह और विधि विधान से मनाया जा रहा है। नवशक्ति समायुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। नवरात्र की जो 9 दिवसीय अवधि है वो साधना के, आराधना के और मुख्य रूप से शक्ति साधना की अवधि है। दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन अत्यंत विशेष होता है, जो महाअष्टमी या अष्टमी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। महागौरी माता
भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। महागौरी यानी जो सफेद। अब सफेद हमको लगता है सफेद तो सिर्फ शरीर का रंग नहीं, सफेद का अर्थ प्रतीक क्या है? प्रतीक है शुद्ध चेतना, प्रतीक है प्योरिटी, प्रतीक है शुद्धता। तो क्या कहा गया कि गोरा कौन होता है? आत्म गौरी होती है, सिर्फ आत्मा को ही गोरा कहा गया है। तो महागौरी वो दिन है जब हम थोड़ा भीतर जाएं और शरीर के परे जाकर अपने आप को शुद्ध चेतना के रूप में आराधना करें। और फिर उनका वाहन कौन है? वृषभ, जो बल के साथ साथ बुद्धि का प्रतीक है। तो वो माँ जो सुंदर भी है, जो सौम्य भी है, जो अद्भुत भी है, जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है, लेकिन अगर विपत्ति आती है तो वो बल का प्रतीक बन जाती है। तो महागौरी आपके जीवन में सुख दें, समृद्धि दें, आनंद दें और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। नवरात्र के ये 9 दिवसीय अवधि ये रात्रि साधना का समय है, क्योंकि रात्रि का समय वो समय होता है जब हम अपनी चेतना को अनुभव कर पाते हैं, जब आसपास सब जगह शांति है, और तब जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम योगस्थ स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा, ध्यान, स्मरण भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। महागौरी माता की उपासना से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो जाना आपने महाअष्टमी का क्या कुछ महत्व है, लेकिन अलग अलग मंदिरों में किस तरीके से महाअष्टमी की रौनक नज़र आ रही है और किस तरीके से भक्तों का तांता लगा है, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। हमारी सहयोगी सुयश शर्मा फिलहाल दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुयश, जय माता दी। और आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से, अगर हम झंडेवालान मंदिर की बात करते हैं, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की भी, कब से लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को भी मंदिर की तस्वीरें भी दिखाएँ। जय माता की। सबसे पहले आपको मैं माँ झंडे वाली के दर्शन करा देती हूँ, आपके साथ साथ दर्शकों को भी। देखिए, आज नवरात्रि के पर्व का 8वां तिथि यानी माँ दुर्गा अष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन है। इतने सुंदर माँ के दर्शन हो रहे हैं। लाल रंग का लहंगा पहना हुआ है, पीले, सफेद, गुलाबी और मोतियों की माला माँ के गले में सुशोभित है। वहीं जो स्वर्ण मुकुट माता ने पहना हुआ है उससे उनकी आभा ही अलग नजर आ रही है। माँ के दर्शन करने सुबह से ही कहीं 4 बजे यहाँ खुला थे ये पट, और तब से लगातार लाइन लगी हुई है मंदिर में। देर लग रही है, लेकिन सारे जितने भी श्रद्धालु हैं उन सभी के चेहरे पर एक चमक है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो या युवा हो। माँ के जयकारे लगाते हुए मंदिर में आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि माँ के दर्शन करते ही उनकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। इतना सौम्य और अद्भुत रूप है। आज मंदिर की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की गई है। 4000 से अधिक यहाँ पर सेवादार हैं। वहीं आपको मैं यहाँ भी दिखाना चाहूंगी, दाहिने ओर अगर आप देखेंगे तो लगातार श्रद्धालु, छोटे छोटे बच्चे प्रांगण में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मतलब आज के दिन जो माँ के मंदिर में जो सुकून मिल रहा है, बेहद ही खूबसूरत झंडेवालान मंदिर को सजाया गया है। और क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और आज के दिन कन्या पूजन का भी प्रावधान है, तो अब से कुछ ही देर में यहाँ झंडेवालान मंदिर में कन्या पूजन भी कराया जाएगा। यहाँ श्रद्धालु जिनका व्रत पूर्ण हो रहे हैं, जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, आज उनके 9 दिन की साधना आराधना पूर्ण होगी और आज वो कन्या पूजन करने के साथ अपना व्रत पूर्ण करेंगे। वहीं पर अगर हम आपको बताएं कि यहाँ कल नवमी का दिन है, कुछ लोग कल पूजेंगे, लेकिन यहाँ मंदिर में आप देखिए जो सेवादार हैं उनकी कोशिश है कि यहाँ पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को या श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। जयकारा लगा रहे हैं माँ के और माँ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आज अद्भुत यहाँ पर पूरा नजारा है, जो पूरा वातावरण है वो भक्तिमय और श्रद्धामय हो चुका है। बिल्कुल सुयश, ना सिर्फ महाअष्टमी की हम बात करें, बल्कि जैसा आपने जिक्र किया नवमी की अगर बात की जाए, उसकी तैयारी लगातार चल रही हैं और जो हम कह सकते हैं देवी रूप की जो भव्यता है उससे उत्प्रोत होकर लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मान रहे हैं। क्या जो वहां पे भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई? जी हाँ, मेरी श्रद्धालुओं से बात हुई। उनकी इतनी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अभी श्रद्धालु हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है माँ के दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, नवरात्रि के टाइम है। छोटी छोटी कन्याएं
देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं माँ बाप की गोद में बैठकर, और इंतजार जरूर लंबा है क्योंकि देखिए आज दुर्गा अष्टमी का दिन है और आज से नवरात्रि समाप्ति की ओर है। आज इनके पूर्ण हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, आज कन्या पूजन का भी प्रावधान है, तो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन उनकी आपने माँ से क्या मांगा? मेरा परिवार खुशी रहे, सुखी रहे। हाँ, यहीं से केशवपुरम से। देखिए सबके मन में आस्था है, माँ के आगे झोली फैला रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कर रहे हैं। और यकीनन माँ झंडे वाली के लिए कहते भी हैं कि माँ तो वो हैं जो शब्दों की नहीं सिर्फ भावनाओं की मोहताज होती हैं। तो बस आप उन्हें देख भर लीजिए और उनसे जो आप मन में चाहते हैं यकीनन आपको मिल चलिए, बिल्कुल हर कोई दर्शन करना चाहता है और सबकी यही मनोकामना कि सबका कल्याण हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुयश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार महाअष्टमी की जो रौनक है वो अलग अलग मंदिरों में नजर आ रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य समुद्री व्यापार, नौवहन और समुद्री सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन भारत के समुद्री इतिहास और नौवहन उद्योग की उपलब्धियों को कहीं ना कहीं उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पटन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय समुद्र दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर हम भारत के समुद्री समुदाय की अथक भावना को सलाम करते हैं। व्यापार से लेकर सुरक्षा तक उनका अटूट समर्पण हमारे महासागरों को जीवंत रखता है और हमारी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाता है। आइए भारत की समुद्री ताकत और वैश्विक कनेक्टिविटी को आकार देने में उनके योगदान का सम्मान करें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा ने एक बार फिर भयावह रूप ले लिया है। रूस ने यूक्रेन के क्रीवीरिही शहर पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह हमला एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच हुआ। क्रीवीरिह यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का गृहनगर है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार रूसी हमलों की चपेट में है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी और यूरोपीय नेता रूस पर संघर्ष विराम स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। खबर खेल जगत से। आईपीएल में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। लखनऊ में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। वहीं आईपीएल में आज होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम 2 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं चेन्नई की टीम 3 में से 2 मैच गंवा चुकी है और अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही आईपीएल में आज शाम होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। पंजाब की टीम अंक तालिका के शीर्ष पर मौजूद है। पंजाब ने 2 में से 2 मैच जीते हैं और अगर टीम के रन रेट की बात की जाए वो भी बेहतर है। वहीं राजस्थान की टीम 3 में से 2 मैच हारकर अंक तालिका में 9वें स्थान पर मौजूद है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।